Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. This is the third part of chapter 3 metals and non-metals. लास्ट वीडियोस में हमने जो मेटल्स की नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था और मेटल्स की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस टाइप का वो कंपाउंड फॉर्म करती है और उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट वो आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली जितने भी एक्टिविटीज़ हमने की 10-11 उनमें हमने देखा कि जो रिएक्शन है मेटल्स की विद द नंबर ऑफ रिएजेंट्स किस तरीके से होती है। तो जो मेटल्स हैं वो जिस मैनर में हमने ऑब्जर्व किया कि वो रिएक्ट करती है, क्यों करती है। हमने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, राइट। तो हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो वैलेंस शेल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है ना, इसीलिए वो केमिकली इनएक्टिव होती हैं या फिर कम रिएक्टिविटी होती है उनकी। ठीक है, सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा वो क्या करने के लिए करेगा, अपने जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वो रिएक्ट करता है। हमें इस टेबल में, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें से कुछ नोबल गैसेज हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, ठीक, और उनका एटॉमिक नंबर और उनके जो शेल्स हैं डिफरेंट उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी मैंशनड है। ओके, अब अगर हमें इस एग्जांपल ले सोडियम मेटल का, हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके जो शेल्स हैं उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड होंगे, के में होंगे 2, एल में 8 एंड एम में 1। अब इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि अगर हम नियोन को देखें तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 है ना, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 एंड 8। अब हमें पता है कि सोडियम मेटल जब रिएक्ट करेगा तो ये नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसको अटेन करने की कोशिश करेगा। यानी नियोन क्या है, नोबल गैस है, ठीक, और इसके पास कौन सी नोबल गैस पड़ती है, नियोन, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक, या तो ये आर्गन बनाए या ये नियोन बनाए। अगर आर्गन बनाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, ठीक है। या फिर ये नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा तो एक लूज करेगा, है ना, ये इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। ओके, तो जो हमारा सोडियम है ये क्या बना लेगा, सोडियम कैटायन बना लेगा, ठीक, और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर सकता है, यानी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और इसका अगर हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो किस तरीके से बनेगा, सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसके ऊपर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, Na2। ओके, देन हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, ठीक है, यानी उसके जो शेल्स हैं डिफरेंट उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 एंड 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो इसके नियर बाय है वो है आर्गन, यानी 2, 8, 8। तो इसको इस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा, क्लोरीन एनायन, है ना, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स थे और अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
ठीक है, इसलिए अगर हम इन दोनों की रिएक्शन देखें कि अगर हमें NaCl बनाना हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा, और इसका अगर हमें डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो क्लोरीन का, तो वो कैसे होगा। क्लोरीन, इसके पास लास्ट जो शेल है इसका, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को बना देंगे इसके आसपास, ठीक है, 2 4 6 एंड 1 7, यानी सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा। ठीक, अब ये किस तरीके से बनेगा कि जो सोडियम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सोडियम और क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये ऑपोजिटली चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो हमें अगर फॉर्मेशन ऑफ NaCl का पूछ लें कि किस तरीके से होती है, तो उसमें हम ये इस तरीके से लिखेंगे और ये बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक जो बात नोट करने की है वो क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है ये एग्जिस्ट नहीं करता एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे कि ये ऑपोजिटली जो चार्ज आयंस हैं, ठीक है, उनको एग्रीगेट कर कर बना हुआ है। अब आगे हम और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो शेयरिंग से बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और एक ऐसा कंपाउंड हो गया आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आगे जैसे हमने NaCl बनाया, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड हम बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, राइट। तो 2 8 एंड 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैग्नीशियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, या तो ये 6 गेन करे तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, या फिर ये इन 2 को लूज़ कर दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने ज़्यादा आसान है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लूज़ हो गए, तो ये मैग्नीशियम कैटायन बन गया। अब इसका हमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखना था, है ना। क्लोरीन का हमने इस केस में भी देखा था कि 2 8 एंड 7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अटेन करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अब हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये मैग्नीशियम का हो गया, और ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको लूज करेगा, सॉरी, दो क्लोरीन को दे सकता है। एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा और एक यहाँ पर, तो क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन, तो ये हो गया हमारा MgCl2 इस तरीके से। गॉट इट। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की। ठीक, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक,
अब हम इन आयनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है 3.13। इन्होंने क्या कहा है कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या फिर किसी और सॉल्ट के जो हैं सैंपल्स आप लीजिए फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी। अगर हम फिजिकल स्टेट देखें इन सॉल्ट्स की तो कैसी होती है, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सैंपल्स की स्मॉल अमाउंट को एक मेटल स्पैचुला में लेंगे एंड हीट डायरेक्टली ऑन दी फ्लेम लाइक शोन इन दिस फिगर, ठीक है, इस तरीके से, और रिपीट करेंगे विद अदर सैंपल्स। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि वो मेल्ट तो होते नहीं है ना। डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम? यस। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, इस केस में जो फ्लेम है उसका कलर ऑरेंज येलो ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड के केस में जो फ्लेम है ये वायलेट कलर की हो जाती है। बेरियम क्लोराइड के केस में ये ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि इन सैंपल्स को वाटर, पेट्रोल, केरोसिन इनमें डिसॉल्व करके देखें, ठीक। तो क्या वो डिसॉल्व होते हैं, क्या वो सोल्यूबल हैं? तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सिर्फ वाटर में सोल्यूबल हैं, पेट्रोल और केरोसिन में इनसोल्यूबल है। तो यहाँ से हमें सोल्यूबिलिटी का पता चल गया। देन मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8। जिस तरीके से ये सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, हम ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स लेंगे और एक बीकर में उनको प्लेस करेंगे, ठीक, और कनेक्ट करेंगे बैटरी से थ्रू बल्ब एंड स्विच, और एक एक करके हम सोल्ट सॉल्यूशन डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? यस। जो सभी सॉल्ट जो सैंपल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि बल्ब जो है ये ग्लो कर जाएगा। और हमने चैप्टर 2 में भी एक इस तरीके की एक्टिविटी की थी, है ना, एसिड, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में, ठीक है। और हमें पता है कि कब कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिसोशिएट हो जाए आयंस में, है ना। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है दैट मीन्स दीज आर आयनिक कंपाउंड्स, ओके। तो हमारे पास जो जनरल प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की वो क्या है? उनकी फिजिकल नेचर, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सोल्यूबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने वो सब इस एक्टिविटी में देखा था। फिजिकल नेचर कैसा होता है? ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। तो ये तो हो गए इनकी फिजिकल नेचर। अब हमने उसको हीट करके देखा था तो वो मेल्ट तो हुए नहीं थे, है ना। दैट मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस स्ट्रॉन्गर इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। फिर हमने सोल्यूबिलिटी चेक की थी वाटर, पेट्रोल, केरोसिन इन सब में, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल, ओके। ये हो गई सोल्यूबिलिटी की बात। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। किस केस में? सॉल्यूशन के केस में, ओके। जो सॉल्यूशन होता है आयनिक कंपाउंड्स का इन वाटर, उसमें आयंस होते हैं, ठीक, और वो मूव करेंगे टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उस सॉल्यूशन से। अब सॉलिड स्टेट में तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होती है, ठीक। लेकिन जब मोल्टन स्टेट होगी तो उसमें आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat, ठीक है। तो आयंस जो है वो मूव करते हैं फ्रीली और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इम्पोर्टेंट है,
ध्यान रखनी है, ठीक है। 4 ही प्रॉपर्टीज हैं। देन वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम Na, ठीक है, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या है, 2 and 6, राइट। तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम और उसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। देन मैग्नीशियम, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, राइट। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Mg, और इस तरीके से हम इसके इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें Na2O बनाना है, यानी 2 एटम्स ऑफ सोडियम एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक। तो ये हो गए हमारे पास 2 एटम्स ऑफ सोडियम, और हमें पता है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो क्या करेगा, एक ये ट्रांसफ़र कर देगा और एक ये एटम ट्रांसफ़र कर देगा, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, ठीक है, 2, और हमारे पास इस तरीके से ये ऑक्सीजन का आ गया और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना है MgO। अब हमें पता है मैग्नीशियम 2 लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ऑक्सीजन को 2 गेन करने हैं। तो इस केस में कैसे बनेगा, Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, प्लस ऑक्सीजन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देगा और मिलेगा Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये हो गया MgO, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। हमें बताना है कि जो Na2O और MgO हमने कंपाउंड बनाया उसमें आयंस कौन कौन से हैं। तो Na2O में हमारे पास कौन कौन से आयन हैं, Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ठीक है। दीज आयंस आर प्रेजेंट इन Na2O, और MgO में Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, देयरफॉर इट रिक्वायर्स a lot of energy to overcome these forces, that's why ionic compounds have high melting point। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। So that's all about today's video। If you have any doubt, ask in the comment section। Like this video and share it with your friends and subscribe to my channel। नेक्स्ट वीडियो में हम occurrence of metals को देखेंगे कि किस तरीके से वो ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और उसमें से हम किस तरीके से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कोरोजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।